तो बिल्कुल यही सवाल है। आज। अच्छा। इस साइड क्या दिक्कत है? सारे वहीं बैठे हैं। ये तो चल ही नहीं रहा है। चलना चाहिए। अच्छा, मेल है ये। ठीक है। गुड मॉर्निंग पलक। 12:30 हो गए हैं वैसे तो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लैंड फॉर्म्स बाय रनिंग वाटर, या फिर वाटर से जो आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है। करें शुरू। ठीक है। देखो, अ, जो कल हमने पढ़ा था वाटर टेबल तक पढ़ा था, है ना। मास मूवमेंट पढ़ लिया था, वाटर टेबल पढ़ा था। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हमारे बहुत सारे जो लैंड फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर बनते हैं, वो पानी के थ्रू। क्या हुआ? पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर ग्लेशियर्स के थ्रू, इस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो वही लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। इसमें डिपोजिशनल भी है, इरोजनल भी है। जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है वो रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर के बाद हमारा विंड के थ्रू भी होगा। ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर्स के थ्रू भी होगा। ग्लेशियर्स के थ्रू भी होगा। तो देखो होता क्या है ना, रनिंग वाटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिवर्स, है ना। क्योंकि तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है ना। रिवर का पानी बहता हुआ होता है ना। रिस्पॉन्स बहुत स्लो है यार। जैसे गर्दन हिलाने में दिक्कत है कुछ? हाँ, तो बस ऐसे ऐसे किया करो, हमें समझ में तो आएगी आपको। समझ आ रहा है ना सुकृति? हाँ, हाँ भी बोल सकते हैं, ऐसे गर्दन हिलाना जरूरी नहीं है। हाँ ना में भी बोला जाए। हैं? हाँ, जैसा भी आपको सही लगे। चलो अब, चलो अब सीरियस हो जाओ, क्लास में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो जो रनिंग वाटर होता है उसकी वजह से कई तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। देखो, जब हमने पढ़ा था इससे पहले मड फ्लो के बारे में पढ़ा था, सॉइल क्रीप के बारे में पढ़ा था। वो क्या कह रहा था कि जो पहाड़ है वहां पे बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से जो पानी है वो जमीन के अंदर चला जाता है। उसकी वजह से जो लेयर्स हैं उनके बीच में लुब्रिकेंट का काम करता है ये पानी, और जिसकी वजह से सोइल या फिर मड जो है वो फ्लो करता है ना। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, वाटर साइकिल या फिर सॉरी रनिंग वाटर की वजह से लैंडफॉर्म किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले जब हमने बात की थी कि रेन जो है वो पहाड़ों में बारिश होगी, ठीक है। अब बारिश की वजह से जो पानी है वो नदियों के अंदर फ्लो करना शुरू करता है। जब नदी के अंदर फ्लो करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में जब पहाड़ों से पानी बह रहा होता है तो वहां पे पानी की हमने कैरिंग कैपेसिटी की बात की थी कि वो बड़ी तेज होती है, और वो बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा के ला सकता है नीचे की तरफ को। स्टार्टिंग में क्या होता है, बड़े अच्छे खासे लेवल पे इरोजन आपको देखने को मिलता है। मतलब कि जो पानी है उन चीजों को काटता है और आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद जब वो पानी, जो नदी होती है वो स्ट्रीम आगे प्लेन एरिया में एंटर करती है, तो वहां पे इरोजन जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, और जो डिपोजिशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद जब वो बिल्कुल समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है रिवर, तो वहां पे डिपोजिशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और इरोजन जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। क्योंकि जब वो बिल्कुल प्लेन एरिया में एंटर कर जाएगी तो वहां पर क्या होगा, ना तो पानी में इतनी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी कि वो किसी चीज को काट सके, ना ही उसका फ्लो इतना तेज होगा। बहुत ही स्लो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वहां पे टोटली क्या है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। थैंक यू।
तो ये जो रिवर बही ना आपकी, जो पहाड़ों से बहना स्टार्ट हुई, वो अपने जब कोर्स में बहती है पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, क्योंकि यही उसका रास्ता है, यही रूट है। तो इस बीच में 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक सबसे पहले होती है आपकी यंग स्टेज, सेकंड होती है आपकी मैच्योर स्टेज, और थर्ड होती है आपकी ओल्ड स्टेज। जिस तरह से इंसान होता है ना, सेम उसी तरह से आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमंस होते हैं, बिल्कुल यंग में अगर जाएंगे तो हम कहेंगे कि आपका 15 से 25 के बीच की उम्र की मान के चलिए आप, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी पर्सन होगा उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली, है ना, और फुर्तीला भी होगा, सब कुछ वैसे होगा। तो सेम उसी तरह से रिवर होती है यंग स्टेज में। उसकी इरोजनल जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, इजीली किसी भी चीज को काट सकती है, इजीली किसी भी चीज को बहा के ले जा सकती है। जब वो मैच्योर में जाएगी तो दोनों चीजें हैं, एनर्जी भी है और साथ में थोड़ा सा आलस भी है, ठीक है। तो इरोजन भी कर रही है बट साथ में डिपोजिशन भी कर रही है। जब वो ओल्ड स्टेज में जाएगी तो किसी काम की नहीं रही, जो वो लाई थी उसको बहा के आगे नहीं ले जा सकती, अब वो सिर्फ डिपोजिशन का काम करेगी समुद्र के आसपास कोस्टल एरिया में। तो लास्ट स्टेज में सिर्फ डिपोजिशन होती है, ठीक है। नहीं, जहां से निकलेगी वहां डिपोजिशन नहीं करेगी। माउंटेन्स की बात करो ना, वहां पे डिपोजिशन नहीं होगी, वहां पे सिर्फ इरोजन होगी। पहले में सिर्फ इरोजन, सेकंड वाली स्टेज में डिपोजिशन एंड इरोजन बहुत होती है, और तीसरे वाले में सिर्फ डिपोजिशन होती है, ठीक है। ये साइकिल चलता है रिवर का, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले इस रास्ते में जब वो बही, पूरा जो प्रोसेस है यंग स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक, उसके बीच में कई तरह के लैंडफॉर्म्स वो बनाती है, उनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नदी जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। हमने देख लिया ना कि यहाँ से यहाँ तक ये काम कर रही है, बट ये नदी जो है, रिवर है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो आप बताइए कि जो रिवर है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। मतलब जब हम किसी चीज को नदी कहते हैं, तो आपको पता है नदी क्या होता है। हाँ, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। कभी आपने आज तक किसी ने भी, आदमी ने, औरत ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, आपने देखा है नदी को ओरिजिन होते हुए या निकलते हुए पहाड़ों से, कभी देखा है किसी ने, जहाँ पे शुरुआत हो रही हो। नहीं देखा ना, क्यों नहीं देखा, आपने देखा होगा, आपने भी नहीं देखा। नहीं देखा ना, हाँ, क्योंकि नदी की शुरुआत आप देख नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि जो रिवर है ना, वो एक टर्म, बड़ा शब्द है रिवर। जब हम नदी कहते हैं, दैट मीन्स हम इमेजिन करते हैं समथिंग की, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर काफी एरिया कवर कर रही है और उसके अंदर से पानी का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा बह रहा है। बट पहाड़ों में अगर आप जाओगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आएगा, मतलब जिसको आप यूं कहोगे कि हाँ यहाँ से शुरुआत हो रही है, क्योंकि वो उतने बड़े साइज में उसकी शुरुआत नहीं होती है। रिवर्स की फॉर्मेशन होती है बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे, नहीं, क्या बोलते हैं सुकृति उसे, नालों से। नदी नाले शब्द यूज करते हैं ना हम कभी कभी, तो छोटे छोटे नाले होते हैं जो मिलकर एक बड़ी रिवर की फॉर्मेशन करते हैं। बताएंगे। अब ये जो नाले हैं, ये भी जो टर्म है, इन कंपैरिजन जिस चीज से इनका ओरिजिन हो रहा है उससे बड़ी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहाड़ों में आपने सुना होगा बावड़ी वगैरह, सुना है कुछ। उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, आके पहाड़ से निकल रहा होता है अंदर से। हाँ, हाँ, उसे बावड़ी बोलते हैं पहाड़ों में, ठीक है। बावड़ी इन द सेंस एक ऐसा एरिया जहां पर पहाड़ के अंदर से पानी ट्रेवल करके आता है और उस जगह पे आके बाहर नजर आता है। होता नॉर्मली क्या होता है ना, मान लीजिए आपका पहाड़ है, इस पूरे एरिया में बारिश हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी बारिश हुई वो सारा, आधा तो पानी सरफेस के ऊपर से फ्लो करके आएगा, डेफिनेटली, उसमें कोई वो नहीं है। बट आधा पानी क्या है, जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और वो अंदर अंदर से ही ट्रेवल करता होएगा, लेकिन किसी जगह पे जाकर वो नजर आएगा कि वो पहाड़ के अंदर से गिर रहा है पानी बाहर आके, ऐसा दिखेगा। पहाड़ों में कभी जाओगे ना, किसी टूरिस्ट प्लेस पे मत जाओ, किसी ऐसे इंटीरियर एरिया में जाओ, वहां पर आपको नजर आएगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे ऐसी चीजें जो है उनको कुछ मॉडिफाई करके कुछ और बना दिया गया है। किसी इंटीरियर में जाओ, वहां पे आपको नजर आएगा।
पहाड़ों में अंदर, पहाड़ के अंदर से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है, और वो पानी इतना ज्यादा नहीं है कि आप कहो कि नल के जितना फ्लो नहीं है, बट यस उसके नीचे पानी इकट्ठा करने के लिए छोटा सा टैंक बना रखा है, और उसके अंदर वो पानी धीरे धीरे करके गिरता है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब आप एक जैसे टैप चलाते हो ना, उसके हाफ कर लो प्रेशर, बट वो कॉन्टिन्यूअस है, गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो उसमें इकट्ठा होता रहता है, और वो पानी बिल्कुल साफ है। पहाड़ों में जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहां पे उससे पानी यूज किया जाता है, वन ऑफ द सोर्स वो भी बनता है उनका, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसा वो सोर्स है ना, वैसे ही बहुत सारे सोर्स होंगे, उनसे पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली क्या है कि पानी, अगर मान लीजिए ये पूरा रूम है, इस रूम में अगर मैं मान लो पानी की 4-5 बकेट फेंकूं, तो पानी की डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की, किस तरफ को पानी जाएगा? बिल्कुल सही। तो जितना भी मतलब पानी इस पहाड़ पे गिरेगा, वो सारा पानी कहाँ जाएगा? जिस साइड स्लोप होगा, जिधर स्लोप होगा। अब जहां स्लोप होगा, तो आसपास के सभी जितने भी एरिया में पानी गिरा, उन सभी के लिए वही स्लोप होगा। दैट मीन्स चारों तरफ से पानी की जो वो छोटे छोटे नाले थे, वहां से जो पानी निकल रहा था, वो इकट्ठा होगा और किसी एक जगह में आके मिलेगा, है ना। तो वो जो छोटे छोटे नालों से इकट्ठा होकर एक जगह में आके मिला, वहां पर आपकी रिवर की फर्स्ट स्टेज जो है वो फॉर्म होनी स्टार्ट होगी, वहां से आपकी नदी जो है इनिशियल स्टेज में मतलब पैदा होगी, वहां से निकलना वो शुरुआत हुई, है ना। ये आप देख सकते हो, इजीली आपको दिख जाएगा। बट एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप रिवर की फॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा कि आप एक जगह कहीं बैठे हो और वहां से आपको पूरी एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा हो, तो वहां से आपको दिखेगा कि छोटे छोटे नाले हैं, वो इकट्ठे होकर एक जगह पे आ रहे हैं, और वहां से फिर आपकी रिवर की फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, यहाँ से एक छोटा नाला, यहाँ से एक नाला, यहाँ से जगह जगह से एक नाला आ रहा है, और ये सेंटर में जहाँ पे स्लोप है उसमें आके मिल रहा है, तो यहाँ से आपकी ये जो बिग रिवर है उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। इस तरह से आपकी रिवर बनती है। अब दूसरी चीज क्या, कि ये जो रिवर है, इसके अंदर जितना भी पानी आके मिला, मान लीजिए कि ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, एक रिवर यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, क्योंकि तीनों में स्लोप अलग अलग है। तो हुआ क्या कि इस माउंटेन में जितना भी पानी जो होगा रेनफॉल के थ्रू आया है, वो एक स्लोप की तरफ को बढ़ेगा, जहां पे उतराई होगी, स्लोप होगा नीचे, उस तरफ को आएगा सारा। और जितना एरिया से पानी आया है उस रिवर के अंदर, उस रिवर के अंदर जितने भी एरिया से पानी आया, उसको बोलेंगे उसका रिवर का कैचमेंट एरिया। क्रिकेट में शब्द यूज करते हैं ना, कैच, सेम उसी तरह से कैचमेंट मतलब जिस जिस जगह से पानी उस रिवर के अंदर आ रहा है, दैट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। इस रिवर का एक कैचमेंट एरिया है, कितना, जहां जहां से पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहां से नदी बन गई हमारी। दूसरी चीज क्या होती है, वाटरशेड। वाटरशेड क्या होगा, ये पहाड़ है मान लीजिए, तो पहाड़ों में क्या होता है, उसकी एजेस भी होती है ना। एजिस जो होती है पहाड़ की, मतलब जो किनारे हैं पहाड़ के, जहां से दो रिवर के लिए अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो इस साइड की जितने भी पानी है वो इस रिवर में जाके मिलेगा, और इस साइड का जितना पानी इस रिवर में मिलेगा। तो बीच में आपका क्या है, एक एज है पहाड़ की, जो क्या कर रहा है, इन दोनों नदियों के पानी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक इधर एक इधर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाटर डिवाइड, जो दो नदियों के पानी को डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो टर्म्स है बहुत बार यूज होंगे ज्योग्राफी में। वाटर डिवाइड होता है, कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है, या फिर इसे वाटर शेड भी कहा जाता है, सेम चीज है, वाटर डिवाइड वाटर शेड, जहाँ पे पानी जो है अलग अलग डिवाइड हो गया दो रिवर्स के लिए, क्लियर। अब देखिए, यहाँ से हमारी जो रिवर्स है उसकी फॉर्मेशन जो होनी है वो स्टार्ट होगी। अब आप इमेजिन करिए कि जब रिवर, जब तो छोटे छोटे नालों में थी, जब पानी था वो कम फ्लो था ना, पानी का फ्लो मतलब बेशक फ्लो तेज हो, बट जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम था। अब नदी के अंदर नदी पत्थरों को बहा के लेके जाए, ये टोटली डिपेंड करता है नदी की स्पीड पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे, उसके अंदर जो स्लोप है जिससे वो गिर रही है उस पे, और तीसरी चीज, जो पत्थर है वो किस चीज का बना हुआ है उस पे, उसका वेट कितना है उस पे, कई सारे फैक्टर है।
जिस पे डिपेंड करता है कि नदी जो है वो कितना अमाउंट आपका जो सामान है वो लेके जाएगी। और ये कम नहीं होता, ये टनों में होता है। 20,000 टन, 20 टन, 30 टन, विद इन अ वन सीजन, एक सीजन के अंदर, एक दिन का, इतना ज्यादा चीजें जो है वो नदी बहा के ले जाती है। ठीक है। अब नदी जब पहाड़ों से निकली तो उसका स्लोप अच्छा खासा था, क्योंकि पहाड़ बिल्कुल स्टीप है। उसके बाद जब वहां से निकली तो उसके अंदर छोटे छोटे नाले भी ऐड होते जा रहे हैं। दैट मीन्स उसको क्या मिल रहा है, एक तो स्पीड मिल रही है, वेलोसिटी बड़ी तेज आ रही है। सेकंड चीज, वॉल्यूम जो है वो मिल रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नाले इकट्ठे होते जा रहे हैं। और पहाड़ों से जब वो बह रही है तो आसपास जमीन तो होगी, मतलब जहां से बह रही है जमीन है, तो उसको वो इरोड करने का काम भी करेगी, काटने का काम करेगी। तो वो बड़े बड़े पत्थर वहां से बहा के लेके जाएगी, है ना। इतनी बात क्लियर है। यस। तो जब रिवर के अंदर आपके पत्थर आ गए तो वहां पे दो तीन जो प्रोसेस है वो ऐड हो जाते हैं। प्रोसेस इन द सेंस कि नदी किस तरह से चीजों को, सामान को बहा के लेके जाती है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होगा आपका मटेरियल इन सॉल्यूशन। सेकंड होगा आपका मटेरियल इन सस्पेंशन। और तीसरा है आपका द ट्रैक्शन लोड। लोड, LOAD। मटेरियल इन सॉल्यूशन सिंपल है, वो ऐसे जो तालाब का पानी देखा है, क्या कहते हैं उसे, तालाब, तालाब पता है ना, तालाब, पौंड, जोहड़ भी कहते हैं कई जगह पे, हरियाणा में कहते हैं। उसका जो पानी होता है उसमें आप नोटिस करोगे कि जब आप तालाब से पानी निकालोगे तो पानी का कलर जो होगा वो थोड़ा सा मिट्टी के कलर जैसा होगा, मतलब इतना क्लियर नहीं होगा। बट जब आप पानी निकालोगे तो उसके अंदर ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाथ में पकड़ना चाहो तो वो नजर आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स पानी के अंदर कुछ सॉल्यूशन है, पानी के अंदर कुछ ऑलरेडी मिक्स्ड है। बट वो इतना ज्यादा फाइन है, इतना ज्यादा मिल चुका है पानी के अंदर कि हम उसे अलग नहीं कर सकते पानी से, सिंपली नहीं कर सकते, बाई अदर प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो मटेरियल इन सॉल्यूशन का मतलब सिंपली वही वाटर है। पानी नदी का ऐसा, स्टार्टिंग में सोचो जब आपके ये मानसून वगैरह आती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है पहाड़ों में, तो नदी का जो पानी होता है ना वो पहले गंदा होता है। गंदा इन द सेंस कि उसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है। और वो पानी के अंदर मिट्टी जो है वो इतनी ज्यादा घुली हुई होती है कि उन दोनों चीजों को सिंपली आप अलग नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हाथ में आ जाए आपका, वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिला हुआ है, तो वो एक सॉल्यूशन है। वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो वो सॉल्यूशन है उसमें है क्या, एक्चुअली में है तो उसमें मिट्टी है ना। तो मतलब पानी जो है वो मूवमेंट तो कर रहा है किसी चीज की, मिट्टी उसको अपने अंदर मिला के उसको बहा के लेके आ रहा है ना। तो पहली चीज आपकी ये होगी मटेरियल इन सॉल्यूशन, जिसके अंदर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं मिट्टी के, बिल्कुल फाइन, जो कि पानी के साथ बिल्कुल मिले हुए होंगे, उनको बहा के लेके आएगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है आपका मटेरियल इन सस्पेंशन, इसमें आपके इनसे बड़े साइज के पार्टिकल्स, वो ऐसे वाले कि कोई ऐसा पानी जो मतलब गंदा है, लेकिन जब आप उसको किसी बोतल वगैरह में भरो तो उसमें क्या होता है कि पानी के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर मिले वो नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा देखा है कभी। हाँ, वो पार्टिकल्स थोड़े भारी होते हैं, जिसमें सैंड हो जाएगी, सिल्ट हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़े भारी पार्टिकल, लेकिन जमीन में जो भी चीज होगी आपकी बर्तन उसमें नीचे बैठ जाएगा। जब पानी बहता है तो उनको भी साथ में लेके जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि भैया एग्जाम में कहाँ से पूछेंगे ये। डेफिनेटली पूछ सकते हैं ये, कि जो डेब्रीज है या फिर जो सॉल्यूशन है या फिर मटेरियल है या फिर पानी जो है वो किस तरह से चीजों को अपने साथ बहा के लेके जाता है। तो देर आर दी थ्री मेथड्स जिनके जरिए पानी चीजों को बहा के ले जाता है। एक तो सॉल्यूशन अपने अंदर मिला के, दूसरा ये आपका हो गया सस्पेंशन। ठीक है। और तीसरा जो है आपका ट्रैक्शन लोड, इसमें आपके बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर मतलब पेबल्स। पेबल्स मैंने आपको बताया था ना,
जो नदी के तल पे मिलते हैं हमें, वो आपके पेबल्स होते हैं। बिल्कुल फाइन, फाइन इन द सेंस मतलब कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, जो आप बोल रहे थे कि सजाने के लिए भी यूज करते हैं, वो वाले पेबल्स हो गए, या फिर बड़े बड़े बाउल्डर्स, बाउल्डर्स इन द सेंस बड़े बड़े साइज के पत्थर, एक रूम के साइज के जितना बड़ा भी हो सकता है, उनको बाउल्डर्स बोलते हैं। तीसरा तरीका वो है। तो पानी की जब मूवमेंट हुई पहाड़ से लेकर नीचे की तरफ, तो ये तीन तरीके से पानी जो है चीजों को बहा के लेकर जाता है। ठीक है। अब देखो, हमारी रिवर की फॉर्मेशन होगी, है ना। हमने रिवर में ये देख लिया कि रिवर किस तरह से इरोजन करती है, चीजों को बहा के लेके जाती है। ठीक है। अब देखो ये जो सामान नदी बहा के लेके जा रही है, इसमें करेगी क्या। दो तरह की इरोजन जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। एक होती है लेटरल, सेकंड होती है वर्टिकल। रिवर बह रही है, जब वो पहाड़ों से निकली और आगे की तरफ अपना रास्ता जो तय कर रही थी, उसके बीच में वो दो तरह की इरोजन आपको देखने को मिलेगी। एक होती है लेटरल और दूसरी होती है वर्टिकल। लेटरल इन द सेंस कि नदी यूं बह रही है, उसके किनारे हैं, पानी जब बहेगा ना तो वो दो तरह की इरोजन करेगा, मतलब दो तरह से नदी के आसपास की चीजों को काटेगा। एक तो हो गया लेटरल, लेटरल इन द सेंस कि वो अपने किनारों को काटेगा, पहले इतना है किनारा, उसको ब्रोड करता रहेगा, काट काट के इरोड कर करके। ये हो गया लेटरल इरोजन। वर्टिकल इरोजन मतलब जो उसका तल है, बेसमेंट है, या फिर आप इसे कह सकते हो रिवर बेड है। रिवर बेड इन द सेंस जिसके ऊपर रिवर बहती है, उसकी जब इरोजन करेगा तो वो, उसको बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। ये नदी के किनारे, ये नदी का नीचे का हिस्सा, तो जिन्हें नीचे के हिस्से को काटेगी तो उसको बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। ये टर्म बहुत बार यूज होगी ज्योग्राफी के अंदर, वर्टिकल इरोजन और लेटरल इरोजन। कई बार क्वेश्चन में सिंपली ये वर्टिकल इरोजन या लेटरल इरोजन का नाम आपको दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये दो तरह से होएगी। ठीक है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जब पहाड़ों से नदियां निकलती है, तो वहां पे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं तो देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, कि जब रिवर होती है ना, अपनी यंग स्टेज में होती है, और ये यंग स्टेज में जब आपकी निकलती है तो उसमें लेटरल इरोजन करती है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि रिवर जब अपनी यंग स्टेज में होती है तो वहां पे वर्टिकल इरोजन जो है वो डोमिनेट करता है, लेटरल नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट समझ में आई। क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। फर्स्ट वाली सही होगी। और कोई दूसरा। मैंने अभी इसका जवाब नहीं बताया आपको, मतलब मैंने समझाया नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ आपको, बताओ क्या पता आपका दिमाग की बत्ती जल जाए। स्टेटमेंट ये है, पहली ये है कि जो जब रिवर अपनी यंग स्टेज में होती है तो वहां पर जो लेटरल इरोजन जो होती है वो डोमिनेट्स करती है, डोमिनेंट होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो यंग स्टेज है वहां पर वर्टिकल इरोजन जो है वो डोमिनेट्स करता है। कौन सी स्टेटमेंट सही होगा, आप बताइए। ऐसे नहीं, इनमें से एक ही सही है। रीजन भी चाहिए मुझे। सेकंड ठीक है। पहले सेकंड वाले बताओ, फर्स्ट क्यों नहीं है ठीक। बताओ बताओ, कुछ तो जवाब दो। सेम ही है। हाँ। अच्छा। हम्म। आप लोग बताइए। हम्म। हम्म। और कोई।
पीछे वाले। जी मैंने सेम पूछ लिया कि इन्होंने क्या बोला, आप तब भी नहीं बता पाओगे क्या बोला है। बस वही है जो है। इन लोगों के पास तो रीजन ही नहीं है। ठीक है, आप लोग बताओ रीजन। अच्छा, दोनों गलत हो तुम लोग। इन लोगों का जवाब सही है, इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है ढंग की। कुछ से आपका जवाब नहीं चलेगा। क्यों, मेंस में आप क्या लिखोगे कि सही और गलत है? तो फिर प्री ही दे पाओगे, मेंस तो फिर कभी नहीं लिखा होगा। ये मैंने कितनी बार समझा दिया आप लोगों को कि प्रीलिम्स की गेम नहीं है ये पेपर। प्रीलिम्स तो कितने लोग हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बैठे हैं, क्या करेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके? हाँ, मेंस की गेम है ये। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। चलो ठीक है, इंटरव्यू में भी जवाब दोगे ना, वहां पे जवाब दोगे तो क्या होगा? वहां पे भी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि वहां पे बोलेंगे कि सही और सही है बस। कैसे पता होना चाहिए। हाँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि मेरे समझाने पे ही समझ में आएगा आपको। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे भी नॉर्मली। ये ऐसा होगा कि लेमैन को भी पता होगा। हम्म। होता है, ये ओशन में होता है। रिवर। हाँ जी। पटियाले सतलुज नहीं जानती। हम्म। सेकंड कौन सी लेयर में? हाँ, तो फर्स्ट में स्लो। नहीं, ऐसे कैसे होगा, लास्ट वाले में तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, वहां पे तो स्लो होना चाहिए। चलो सुनो, सुकृति पहाड़ों में देखा है आपने? जो नदियां होती हैं उनके किनारे कितने चौड़े होते हैं? ज्यादा होते हैं प्लेन के कंपैरिजन में। दैट मीन्स लेटरल इरोजन वहां पे कम हो रही है ना? अब ये चीज कोई पढ़ने वाली तो नहीं है, ये तो आपने देखी होगी, पहाड़ों में घूमे ही होंगे। तो वहां पे नदियां कैसी होती हैं? पतली सी नदी होगी, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में प्लेन में जाओगे तो वो ज्यादा चौड़ी होगी। किसी भी नदी का एग्जांपल उठा लो, पहाड़ों में वो पतली है मतलब चौड़ाई कम है, बट प्लेन एरिया में एंटर करते ही वो चौड़ी हो रही है। दैट मीन्स लेटरल इरोजन प्लेन एरिया में देखने को मिल रहा है, पहाड़ों में वर्टिकल इरोजन है ज्यादा। और दूसरी चीज ये कि प्लेन में जाओगे तो जो नदी है उसकी गहराई जो होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी पहाड़ों में होगी। पहाड़ में नदी में कूद के देखना गहराई चेक करने के लिए, पता लगेगा कि बहुत गहरी है। दैट मीन्स वर्टिकल इरोजन जो है वहां पे हो रहा है, लेटरल इरोजन नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत थोड़ा ना है, ये तो वैसे ही पता होना चाहिए था। रीजन तो सिंपल है, जो पहाड़ है वहां पे नदी का पानी जब फ्लो करता है तो स्लोप इतना ज्यादा होने की वजह से, स्टीप ज्यादा होने की वजह से पानी की स्पीड ज्यादा होएगी, है ना? तो जो पानी की स्पीड ज्यादा होएगी तो वो वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगा या लेटरल ज्यादा करेगा? वो ऑब्वियसली वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगा। जैसे हम्म, तो सिंपली नीचे का जो बेड है उसको काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, गहरा करता रहेगा। कई बार क्या होता है, ये जो रिवर्स हैं पहाड़ों में इतना ज्यादा वर्टिकल इरोजन कर देती है। मैंने आपको ग्रैंड कैनियंस दिखाए थे ना पिक्चर में, पहाड़ बड़े बड़े थे, बीच में से नदी का रास्ता था। नहीं दिखाए थे? दिखाए तो थे। बोथ आर करेक्ट नहीं।
ये देखो, ये आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे गोर्जेस, और ऐसे ही कैनियंस भी होते हैं बट इससे बड़े साइज के होंगे वो। हाँ, याद आ गया ना। ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चौड़ाई कम है रिवर की, ठीक है, बट नीचे को ज्यादा काट रही है। साइडों की इरोजन क्यों करेगी, पहले आप ये बताओ। कौन सी? हाँ, ये हाँ, वहां से। हम्म। कहाँ, कैसे? हाँ हाँ। वो ऐसा है ना, देखो, पानी जब बह रहा है ना पहाड़ों में, पहली बात तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो सामने की तरफ को मतलब उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कटिंग, वो ज्यादा करेगा नीचे की तरफ को। पहली चीज तो ये। दूसरा, पहाड़ों में उसके पास क्या है, बड़े बड़े पत्थर है, पेबल्स पाउडर जो होते हैं, वो पत्थर भारी होते हैं, वो पानी के ऊपर ऊपर तो फ्लो नहीं करेंगे, वो तो गहराई में फ्लो करेंगे, तो पानी उनको नीचे से रगड़ता हुआ लेके जाएगा। तो कटिंग कहाँ करेंगे वो पत्थर? जमीन पे, किनारों पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हैवी साइज के है ना वो। तो दैट्स वाई डाउनवर्ड कटिंग, वर्टिकल इरोजन। प्लेन एरिया में इसका अपोजिट होगा, पानी का फ्लो कम होगा। ये सिंपल है, आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना। पानी का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो डाउनवर्ड कटिंग करेगा, वर्टिकल इरोजन करेगा। और उसके अंदर क्योंकि मटेरियल भी है वो इन्वॉल्व, जो कि नीचे नीचे से बहेंगे। नदियों के अंदर अगर पत्थर वगैरह भी बह रहे होते हैं तो हमें नजर थोड़े ना आते हैं, जब तक वो बहुत बड़े साइज का ना हो। तो वो नीचे की तरफ से बह रहे होते हैं। अगर नीचे की तरफ से बह रहे हैं सॉल्यूशन, या फिर जो आपका ट्रैक्शन लोड वाला था, मतलब जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होंगे, अगर वो नीचे से बहेंगे तो वो कटिंग भी नीचे ही करेंगे, वर्टिकल इरोजन। आप ऐसा मत सोचो कि वहां पे लेटरल इरोजन नहीं हो रहा है। मैंने क्या टर्म यूज की थी, डोमिनेंस किसकी है? तो डोमिनेंस जो है वो वर्टिकल इरोजन की ही है माउंटेन्स पे। लेटरल इरोजन तो ऑब्वियसली है ही है, बट उतना नहीं है कि जितना वर्टिकल इरोजन है, वो ज्यादा है। दैट्स वाई पहाड़ों में वी शेप वैलीज होती हैं, इस तरह की वैलीज बनी हुई रिवर में। ठीक है, बट ठीक है। खैर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बस, ठीक है। अब देखो, इरोजन हो रही है ना पहाड़ों में भी, इरोजन जो है आपकी कई तरह से होती है, जैसे कि केमिकल हो गया, केमिकली, मतलब कि क्या बताया था मैंने आपको वेदरिंग वाले में इसमें। हाँ, तो सेम उसी तरह से आपकी जो वेदरिंग है यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैकेनिकल इन द सेंस, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो काटेंगे आसपास की चीजों, चाहे किनारे हैं चाहे नीचे का एरिया है। केमिकल मतलब पानी जो है वो पत्थरों के अंदर मिक्स करेगा, और उसकी वजह से जो पत्थर है वो वेदर्ड हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जब रिवर आपकी अपने रास्ते पे बहना शुरू करेगी, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ रिवर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोर्स ऑफ रिवर, तीन स्टेजेस: यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। ठीक है, तीन स्टेजेस होगी। यंग स्टेज वही आपकी माउंटेन्स वाली, यहाँ पे आपको वी शेप वैली दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, ठीक है। माउंटेन्स में यंग स्टेज में वी शेप वैली होगी, वर्टिकल इरोजन होगा, ठीक है। आपको कनेक्टेड स्पर दिखेंगे, SPUR, कनेक्टेड लिख सकते हो या फिर इंटरकनेक्टेड लिख लेना, इंटरकनेक्टेड स्पर। ये सिंपली क्या होते हैं ना, जब पहाड़ों से आपकी नदी बह रही होती है, पिक्चर दिखाते हैं आपको डायरेक्टली। देखो, इसको बोलते हैं स्पर। ये नजर आ रहा है यहाँ पे,
इधर से भी माउंटेन का एक हिस्सा आ रहा है, यहाँ से भी माउंटेन का एक हिस्सा आ रहा है, यहाँ से भी एक माउंटेन का हिस्सा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इंटरलॉक्ड है आपस में। रिवर को डायरेक्ट रास्ता नहीं है सीधा जाने के लिए, तो इंटरकनेक्टेड है, इसके अंदर से रिवर को यूं यूं करके जाना पड़ रहा है। हाँ, जो वाटर है उसमें पावर बहुत होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो पहाड़ को काट के ही चला जाएगा। ये तो नेचर है ना, कहीं पे पत्थर सॉलिड है, कहीं पे सॉफ्ट है, तो जहाँ पे सॉफ्ट है उसको काट के चला जाएगा, जहाँ पे सॉलिड है, हार्ड है, वहां पे नहीं जा पाएगा। तो जो आज के टाइम पे रिवर का पास कोर्स हमें नजर आ रहा है ना, उस पे रिवर वो काम कर ही चुकी है ऑलरेडी, जो आप सोच रहे हो। वो सोच चुकी थी पहले कि मैं सीधा काट के चली जाऊंगी, उसने कोशिश भी की, बट नहीं, वहां पे हार्ड रॉक्स थी, तब उसको रास्ता बदल के जाना पड़ा, है ना। तो जहां मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि टोटली डिपेंड करता है कि रिवर का फ्लो कितना है, कई सारे फैक्टर्स हैं, पत्थर कैसे हैं, हैवी है, हल्के हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन कितना है, स्लोप कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से रिवर अपना जो पाथ है वो डिसाइड करती है। ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, गॉर्जेस दिखाए थे, अभी पहाड़ ऊपर खड़े थे, ये एक्चुअली में क्या होता है ना, जब मान लो रिवर के जो साइड के जो पत्थर हैं वो हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, और जो बेड है वो आपका सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, उस केस में रिवर जो है डाउनवर्ड कटिंग करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और गहरी 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 होती रहती है। पहला रीजन तो ये बनता है। दूसरा रीजन ये बनता है कि रिवर ऑलरेडी उस रास्ते पे बह रही थी, वो जो माउंटेन थे पहले रिवर के बराबर ही थे, बट आपका टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या किसी और वजह से जो माउंटेन है वो अपलिफ्ट कर गया, ऊपर उठ गया। तो जो रिवर थी वो तो अपने रास्ते पे बहती रहेगी, क्योंकि माउंटेन बिल्डिंग या फिर वो जो प्लेट्स या प्लेटू जो भी ऊपर उठा है वो तो स्लो प्रोसेस है ना। हाँ, तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ना था, इसने ऊपर उठना था, वैसे उठता रहा, लेकिन रिवर ने अपना काम जारी रखा, वो काटती रही, काटती रही, काटती रही, तो सेंटर वाला पार्ट वहीं रह जाएगा और माउंटेन जो ऊपर 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 उठ जाएंगे, गोर्जिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। ठीक है। सो यंग स्टेज में जो आपका है वो आपको वी शेप वैलीज दिखेंगी, ठीक है, उसके अलावा गॉर्जेस नजर आएंगे, वर्टिकल इरोजन होंगे, कैनियंस भी सेम ही चीज होता है, जैसे आपके गॉर्जेस दिखाए थे सेम वैसे ही कैनियंस होते हैं, बट कैनियंस गॉर्जेस से भी बड़े साइज में होंगे, काफी ऊंचे नजर आएंगे। ठीक है। उसके बाद पहाड़ों में एक और चीज देखने को मिलती है, जो होता है जिसको बोलते हैं रिवर कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना किसी को है। रिवर कैप्चर ऐसे होता है, देखो पहाड़ों से एक नदी निकली, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक मेन रिवर जो है आपकी वो फ्लो कर रही थी, ठीक है, ये आपकी सिंगल एक मेन रिवर फ्लो कर रही थी। उसके बाद इसको किसी भी चीज को हम मेन रिवर कैसे कहेंगे, जैसे कि मान लो गंगा नदी है, उसके अंदर बहुत सारी नदियां आके मिलती है, यमुना भी उसके अंदर आके मिलती है, बट जब हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर तो हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम, दैट्स मीन हम यमुना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम गंगा का जिक्र कर रहे हैं, और जब गंगा के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें यमुना के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों है कि हमने यमुना को अलग से नहीं पढ़ा, या फिर हमने यमुना को अलग से यमुना रिवर सिस्टम करके नहीं पढ़ा? वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यमुना जो है, पहली बात वो गंगा से छोटी रिवर है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी उसके अंदर कम है, और जो उस एरिया में मेन रिवर है, क्योंकि यमुना आके मिल रही है गंगा में, दैट्स वाई गंगा मेन रिवर होगी, और यमुना जो है उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, है ना। तो पहाड़ों में भी क्या होगा ना, बहुत सारे नाले जो है इकट्ठे होकर एक रिवर बनाएंगे। अब ये जो रिवर है ये आपकी मेन रिवर एज ए कंसिडर होगी कि ये मेन रिवर है, कोई भी रिवर ए बी सी कोई भी। अब ये बह रही थी, लेकिन इसके बीच में कोई दूसरी नदी आके मिली, बड़ी नदी आके मिली और वो नदी ने क्या किया, अपना इस नदी का जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो इस पुरानी वाली नदी से ज्यादा था, तो इसके अंदर आके मिली, अब यहाँ से ये इकट्ठी बहनी शुरू होगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे से आगे जब हम पढ़ेंगे इस नदी के बारे में, तो हमारी मेन रिवर ये वाली होगी जो इसमें आके मिली है। तो इसने क्या किया, इस रिवर ने इस वाले रिवर को कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स अब ये हमारी मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। तो ये रिवर कैप्चरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बहुत सारी नदियां आपस में आके मिल रही होती है। ठीक है। तो उस वहां पे ये जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब देखो, एक और चीज ये है
पहाड़ों में आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा रिवर्स का। मतलब ये बहुत सारी नदियां एक सेंटर में नदी में आके मिल रही है इस वाली में, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। डेंड्रियाटिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में डेंड्रियाटिक जो है ये डेंड्रोन्स वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्री, पेड़, ठीक है। तो जो पैटर्न है अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको पेड़ जैसा नहीं नजर आ रहा। मतलब बीच में एक मेन उसका तना है पेड़ का, और चारों तरफ से जो ब्रांचेस है वो देखने को मिल रही है ना। डेंड्रियाटिक पैटर्न ये भी आपको पहाड़ों में नजर आएगा, यंग स्टेज में नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर भी साथ में बनाते रहना पिक्चर्स, तभी आपको याद रहेगा। हाँ, यंग स्टेज पे हो रही है। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे रैपिड्स, यंग स्टेज में। वाटरफॉल, कैटरैक्ट। रैपिड्स पता है, कोई वहां गया है उत्तराखंड? कहीं भी नहीं गए? तो कर क्या रहे हो, घुमा फिरा करो थोड़ा बहुत। क्या जाती है? बीमार रहते हैं? क्या होता है? पहाड़ों में कहीं नहीं गए, कहीं रिवर नहीं देखी? ठीक है। रैपिड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, देखो। कभी देखना ना, पहाड़ों में जो नदियां बहती है वो इस तरह से बहती है, ये स्लोप है, उसके बीच में एकदम से गहराई आएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर गहराई आएगी, फिर ऊपर उठेगी, इस तरह से। मैं उत्तराखंड का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि ऋषिकेश में आपका रिवर राफ्टिंग होती है, पता है ना। वो रिवर राफ्टिंग में जो बोट ऊपर से नीचे ये करके जाती है ना, उसी को रैपिड बोला जाता है आपका। यहाँ पे पानी क्या होता है, पानी एकदम से नीचे आएगा फिर ऊपर उठेगा, फिर एकदम से नीचे आएगा फिर यूपर उठेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, ये आपका यंग स्टेज में ही नजर आएगा, पहाड़ों में ही नजर आएगा, उससे बाद नहीं नजर आएगा। तो यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है कि जो रैपिड्स होते हैं वो आपके कौन सी स्टेज ऑफ द रिवर जो है वहां पे देखने को मिलते हैं, या फिर इट इज रिलेटेड टू किस रिवर से रिलेट करता है, या ग्लेशियर से रिलेट करता है, कौन से इरोजनल एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो टर्म्स हैं, ये इसीलिए बनता है क्योंकि रिवर यहाँ से बह रही थी, यहाँ तक जो रॉक थी वो आपकी सॉलिड थी, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट आ गई, उसने ज्यादा इरोजन कर दिया, आगे फिर हार्ड आई तो फिर ऊपर उठी, फिर सॉफ्ट आई, फिर हार्ड आई, फिर सॉफ्ट आई, फिर हार्ड आई। जितना इरोजन करेगी उस हिसाब से पानी जो है वो बहेगा, ठीक। अब रैपिड और वाटरफॉल में डिफरेंस क्या है, सॉरी कैटरैक्ट में। कैटरैक्ट भी सेम इसी तरह से होता है, बट कैटरैक्ट में क्या होता है, ये रिवर है, इस तरह से आपको नजर आएगा, और यहाँ पे डिपोजिशन होगी सेडिमेंट्स की। मतलब नदी यहाँ से बह रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते हुए चल रही थी, इस जगह पे डिपॉजिट करेगी, पानी यूं आके गिरेगा यहाँ पे, और यहाँ पे गिरने के बाद क्योंकि आगे क्लिफ है, मतलब ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ से यूं जाएगा, उसके बाद पानी फिर अगेन इस डायरेक्शन में आएगा और फिर आएगा। ये मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको पानी की। आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, नदी यहाँ रुक थोड़ी ना जाएगी। बट यहाँ पे आपको पानी जो है ना गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा।
नदियों में देखना कहीं, इसके कई बार ना ये गहरा होता है, कई फुट गहरा होता है। तो कई बार इसमें अगर मान लीजिए आप नदी में नहाने गए और इसमें अगर फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, आप ऊपर ही नहीं आ पाओगे, अंदर ही खत्म। ठीक है। सेम उसी तरह से आपका वाटरफॉल देखने को मिलता है। वाटरफॉल क्या हो गया? नदी यहाँ से बह रही है, एकदम से नीचे गिरेगी, उसके बाद फिर बहना शुरू कर देगी। वाटरफॉल। पानी गिरा। ठीक है। अब पता लग रहा है कि यंग स्टेज में रिवर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हो गए बताओ। वी शेप वैली, वर्टिकल इरोजन, डोमिनेंस। यस। हाँ, कैनियंस कैनियंस कैनियंस। ठीक है, याद रहेगा। बस ये ऐसा ही है, ज्योग्राफी में यही है जो याद रखना जरूरी है, पता होना चाहिए क्या है और उसका एक्सप्लेन करना आना चाहिए क्या है। आपको रैपिड्स दिखा देते हैं, शायद आपके दिमाग में रुक जाए। कोई भी देख लो, सारे वही है। मतलब ये आपको प्रोमिनेंट ऐसे नजर नहीं आएगा कहीं पे। ये, अच्छा ये ये रहा रैपिड, ये तो सेम वही है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको एक्चुअली में दिखाना चाहता था कि कैसे होता है रैपिड, बस सिंपल समझ लो ये वाला है। ठीक है, समझ गए ना वैसे आप लोग। बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे रिवर में है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वो करके नहीं दिखाए हैं, थोड़े से हैं, बट इसी तरह से होगा, नीचे नीचे इस तरह से पत्थर जो होंगे वो ऐसे होंगे, तो पानी जो जाएगा भी वो भी इस तरह से जाएगा। तो बस ऋषिकेश में यही खास है, इसके पैसे देते हैं वहां पे 1000 2000 रुपए। हम्म। देख लो ऐसा ही होगा। ठीक है। हाँ, ये जहाँ नीचे वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे पानी आगे गिर रहा है वहां पे डिपोजिशन होएगी। ये कहाँ लिख रखा है नायाग्रा फॉल है? नहीं। तो सेम ही होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा? क्या? हाँ, तो वाटरफॉल है। तो रैपिड में क्या डिफरेंस हुआ? रैपिड में और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस है बताना। हाँ, बट उसी रैपिड को थोड़ा सा और गहरा करोगे तो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। कौन सा? मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? छोटा छोटा सा डिफरेंस है इनमें।
कैसे पिक्चर बना के देंगे आपको वहां पे वो है? बिग रैपिड ऐसा क्यों आएगा? टर्म है कोई ये? चलो आप एक काम करो, आप एक काम करो, लिखो। चलो आपको एग्जाम में अगर आएगा ना तो मैं बताता हूँ क्या लिखना है आपने। हम्म, ये जो रैपिड, कैटरैक्ट और वाटरफॉल है ना, जब भी ये आपको आएगा इकट्ठे तीनों शब्द लिखे हुए आएंगे। ठीक है? क्योंकि वो नहीं आपको बोलेंगे कि भाई इंच में नाप के बताओ कि कितना डिफरेंस होगा। मैंने पहले भी बताया है कि जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा उसको, वो कोई बच्चा थोड़ा ना है जिसको ज्योग्राफी का पता नहीं है, या फिर उसके सवाल ऐसे थोड़ा ना होंगे जैसे आप लोगों के हैं, कि भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या हो गया, है ना? हाँ तो क्लियर बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन लिखो, आप अब क्लियर होएगा आपको। दीज आर दी लाइबल, तीनों। ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा था डिफरेंस क्या है, बट आप अभी इकट्ठे लिखो तीनों। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। दीज आर लाइबल टू अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रिवर। These are liable to occur at any part of the river course, but most prominent, most prominent in mountainous course. Due to the unequal resistance of hard and soft rock, due to the unequal resistance of hard and soft rock transverse by a river, transverse by a river, the outcrop of a band of hard rock by a river, the outcrop of a band of hard rock, of a band of hard rock may cause a river, may cause a river to jump or fall, to jump or fall is, may jump and fall, it is known as rapids. आगे लिखिएगा, similar falls of greater dimension, similar falls of greater dimension, also referred as cataracts, also referred as cataracts. When the river, when the river plunges down, plunges down in a sudden fall, plunges down in a sudden fall, they are called waterfalls. Now understand difference? हाँ, क्या डिफरेंस है बताओ? बताओ क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा एग्जामिनर? हाँ, ओ यू टी, आउटक्रॉप हो गया, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रॉक हो गया उसको बोल रहे हैं। क्लियर? कोई समस्या, डाउट?
रिवर कैप्चर आप पहले डेफिनेशन लिखो, जहां पे आपको समझ नहीं आता वहां पे डेफिनेशन लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं, तब शायद क्लियर हो जाए। रिवर कैप्चर इज ऑल्सो नोन एज द रिवर पायरेसी और रिवर beheading. River capture is also known as river piracy or river beheading. Beheading. हाँ जी, Piracy. पायरेट्स सुना है ना टर्म, उसी से है पायरेसी। Its development is dependent, piracy or river beheading. Its development is dependent on different rate of headward erosion, head head rate of headward erosion, काफी लंबा है, लिख लोगे? लिखो, चलो लिखो। फॉर इंस्टेंस if one side of if one side of the divide is of greater gradient, if one side of the divide is of a greater gradient or receive more precipitation than the other stream, it will cut back other stream, आगे लिखना full stop, it will cut back stream B more rapidly its greater erosive power will succeed in enlarging its basin at the expense of weaker stream. आपको एक साइट बताता हूँ, ये है साइट रिसर्च गेट, है ना, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। आई मीन ये रिसर्चर्स की है, जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो अपनी रिसर्च जो है पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे उनका जो रिसर्च होती है वो भी होती है समटाइम्स। तो ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी आपको इमेज या फिर एक्सप्लेनेशन जहाँ जो कहीं नहीं मिलेगी, वो यहाँ इस वेबसाइट पे मिलेगी, researchgate.net। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट ये थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं, तो वही चीजें सर्च करना जो आपको लगेगी कहीं और समझ में नहीं आ रही है, टेक्निकल ज्यादा है आई मीन।
देखो यहाँ विकिपीडिया से ही देखते हैं, यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। देखो, पहले ये सिंपल रिवर फ्लो कर रही थी, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक सिंपल रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी, और इस रिवर का जो पानी था वो धीरे धीरे करके इसमें मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्लोप इस साइड को है, ये मेन रिवर है। कहाँ नीचे को आ रहा है? किधर को आ रहा है? चाहे इधर को मान लो, चाहे उधर को मान लो, कहीं को भी मान लो, हमने रिवर ऐड करनी है बस इसमें, जहां मर्जी को जा रहा हो पानी। ठीक है। देखो, सिंपली आप यूं मान के चलो कि एक रिवर यहां से फ्लो कर रही है, एक रिवर यहां से है। अभी दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? देखो, एक सिंपल रिवर बह रही है, उसके साथ दूसरी भी सब्सिक्वेंट रिवर जो साथ में बह रही है, ठीक है। बट होगा क्या कि एक टाइम ऐसा होगा कि ये वाली रिवर अलग बह रही थी, ये वाली रिवर जो है वो अलग बह रही थी। बाद में क्या होगा कि ये वाली जो रिवर है, इसके इरोजन हुआ, इसने रास्ता बनाया, और जो साइड में रिवर थी वो छोटी थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो मेन रिवर है ना, वो इस साथ वाली रिवर में आके मिल जाएगी, इस वाली रिवर में। तो जो डायरेक्शन है, अगर आप कह रहे थे कि यूं बह रही है, ठीक है, मान लो यूं मान के चलते हैं, यूं नीचे को बह रही थी, यहाँ से जो दूसरी रिवर है वो ओरिजिनेट हुई। अब बाद में क्या होगा कि ये वाली जो मेन रिवर थी वो इसी रिवर के अंदर जाके मिल जाएगी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिवर थी वो खत्म हो जाएगी, और जो दूसरी नई रिवर बनी हुई थी छोटी, उसके अंदर आके ये आपकी मिल रही है। तो ये वाली रिवर इट इज कैप्चर्ड बाय दी सबसे जो छोटी सी रिवर है उसके जरिए। नहीं, क्या नहीं है बताओ मुझे, पहले आप लोगों से सवाल ही पूछे, बताओ क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है? तो हंस क्यों रहे हो? हैं? पहले तो हंस क्यों रहे हो भाई, ये बताओ। क्या बोला इन्होंने ऐसा? व्हाट इज सो फनी? हाँ? किसको? ये तो सबसे ज्यादा एक्टिव है क्लास में। हम्म, आप लोग सारे अलग अलग बैठा करो। नहीं, आपका ठीक है, इधर वालों को बोल रहा हूँ मैं। कौन सी? अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्लास में कौन कौन है ऐसा जो सच में कुछ लग रहा है, जो कुछ करके दिखाएगा। अभी तो मुझे कोई नहीं लग रहा है। हम्म, वो तो अभी टाइम नहीं ना हुआ इतना कि मैं बता पाऊँ। दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड स्टेज जो है आपकी मैच्योर स्टेज है। यहाँ पे आपका यू शेप वैली होगी। है? क्या नहीं होगी? हाँ। प्लेन में क्या आएगा? क्यों नहीं आएगी वैली? आएगी आएगी, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। आप प्लेन किसको काउंट करते हो? तो यही तो गलत फहमी है ना। ऐसा हमेशा नहीं है कि जो हम देखते हैं समझते हैं वही सच्चाई है।
प्लेन पता क्या है, माउंटेन के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उसको सारे को प्लेन काउंट करते हैं। ठीक है। और यू शेप वैली क्यों नहीं हो सकती रिवर की? जब मैंने आपको वी शेप वैली बोला था तो आपने क्या इमेजिन किया कि पहाड़ों को काउंट कर लिया कि ऊपर टॉप से लेके नीचे तक का, उसको वी शेप काउंट किया आपने। हाँ तो फिर आप लोग गलत हो ना। देखो, वैली क्या हो गया ना, ये है माउंटेन। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या शेप बना रहा है? वी शेप बना रहा है। ये है आपका प्लेन एरिया, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ये कौन सा बना? ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। यूं नहीं समझा? ऐसे तो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होएगा। देखो, वी शेप वैली हो गया ना पहाड़ों के अंदर जहां से रिवर फ्लो कर रही है, उसमें पूरा पहाड़ कंसीडर मत करो। पहाड़ तो वैसे भी वी शेप ही होते हैं, उनको कंसीडर नहीं कर रहे। हमारा टॉपिक क्या है, हम रिवर की बात कर रहे हैं। तो रिवर जिस जगह से फ्लो कर रही है वहां पे वो वी शेप वैली बना रही है ऐसी। ये किनारे, ये नीचे वी शेप वैली वहां से फ्लो कर रही है। प्लेन एरिया में भी होएगी लेकिन यू शेप होएगी इस तरह से, क्योंकि वर्टिकल इरोजन कम होएगा। प्लेन एरिया में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जहां से नदी बह रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको यकीन नहीं होता इन सब चीजों पे तो एक बार उसके अंदर जाके देखो। इंची टेप लो और नदी के अंदर जाओ, फिर वहां पे नाप के आओ उसको पूरा कि कैसा है। मिल जाएगा, जाके तो देखो एक बार। कई तरह के इंची टेप मिल जाएंगे आपको वहां पे। कोई नहीं, अगर अगर आप नहीं आए तब भी हम वही मानेंगे सच जो लिखा हुआ है किताब में, अगर आ गए तो भी वही मानेंगे। और क्या। मियंडरिंग, MEAN। यस। ये इतना क्लियर है कि मैच्योर स्टेज में यूचे वैली क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर आपका वर्टिकल इरोजन कम हो जाएगा, लेटरल इरोजन बढ़ रहा है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। पहाड़ों में लेटरल इरोजन बहुत नीचे, वर्टिकल इरोजन सबसे ऊपर। उसके बाद यूं हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें चल रही है। ठीक है। लेकिन लेटरल इरोजन जो है वो ज्यादा होगा थोड़ा सा वर्टिकल इरोजन से। तो वैली है, डीपनिंग भी होगी, गहरी भी होगी, लेकिन जो बनेगी वो यू शेप बनेगी। है ना? नहीं। ये देखो, आपकी जो रिवर है यहाँ पे किनारों पे जो है उसको कट कर रही है। तो पहली स्टेज में ये ऐसा होगा, दूसरी स्टेज में ये थोड़ा सा ऐसा होगा, तीसरी स्टेज में ये ऐसा होगा। सही होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। हैं? मुझे लगता है आप लोगों को जाना ही पड़ेगा नदी में, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। है? वैसे हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, बट उसका रीजन कुछ और होगा। ये देखो, क्या ये यू शेप वैली लग रही है? हाँ। बस ऐसे ही प्लेन एरिया में भी होगा, सेम इसी तरह से नदी जहां से फ्लो कर रही होगी। ये एग्जैक्टली exactly, हाँ पहाड़ों में भी हो सकती है। डिपेंड करता है। हम देखो, हम जो चीजें पढ़ते हैं ना, जनरली क्या होता है हम वो पढ़ते हैं।
नॉर्मली क्या हमें देखने को मिलता है वो पढ़ते हैं। ऐसा पहाड़ों में भी देखने को मिल सकता है आपको, ऑब्वियसली पिक्चर पहाड़ों के लिए है, तो वहां पे भी है ना। बट हम क्या बात करते हैं कि डोमिनेंस जो है वो किस चीज की जहां देखने को मिल रही है, प्लेन एरिया में, पहाड़ों से नीचे यू शेप वैली, पहाड़ों में वी शेप वैली। उसका रीजन भी हमें पता है क्यों क्यों है। बट अगर ये पहाड़ से नदी बह रही है और जो पहाड़ है वो आपके सॉफ्ट रॉक से बने हैं, और सेकंड चीज कि जो स्लोप है वो भी जेंटल है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। दिक्कत पता है क्या है, जब हम इंडियंस है ना, जब भी हम पहाड़ इमेजिन करते हैं तो हमें यही नजर आते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि पहाड़ की इतनी हाइट होती है, कम हाइट के भी होते हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि पहाड़ों का स्लोप इतना स्टीप होता है जितना हिमालयस का है। बड़े जेंटल स्लोप वाले भी पहाड़ होते हैं। तो जहाँ पे जेंटल स्लोप होगा और जहाँ पे पत्थर जो होंगे सॉफ्ट होंगे, वहां पे ऐसी वैली भी देखने को मिल जाएगी, है ना। ये नेचर है। यहाँ पे जनरली क्या देखने को मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। छोटा छोटा डिफरेंस है, वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और नॉर्मली क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, है ना। एग्जैक्टली अगर हम चले जाएंगे तो एग्जैक्ट में तो नेचर में बहुत सारी वेरिएशन है, हम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक। जब आप पढ़ोगे ना, अगर आप जब आप बुक्स में भी रीडिंग करोगे, वहां पे पढ़ने लगोगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा। मैच्योर स्टेज में आपको यू शेप वैली देखने को मिलती है, और मैच्योर स्टेज जनरली आपकी जो होती है, आप कहाँ देखने को मिलेगी, पहाड़ों से जब नदी प्लेन एरिया में एंटर कर रही होती है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों की हाइट भी कम हो जाती है, मतलब प्लेन एरिया आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो स्लोप है वो भी बिल्कुल जेंटल हो जाता है, तो वहां पे यू शेप वैली देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद मियंडर का पता है आपको? मियंडर जो है वो नदी इस तरह से करती है, इसको बोलते हैं मियंडरिंग पाथ। दैट मीन्स इस तरह से नदी जो है वो बहेगी। ऐसा क्यों होएगा? है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, ये लिख लिया ना हमने। नदी का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, प्लेन एरिया में आपको देखने को मिलेगा, या फिर हम यूं कह लीजिए कि मैच्योर स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। तो वो इस तरह से इसलिए घूम रही है क्योंकि जब जिस जिस रास्ते पे जा रही है वहां वहां पे इसको हार्ड रॉक यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ तक जो है हार्ड रॉक है, उसके बाद यहाँ पे आके उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, इस डायरेक्शन में चलेगी, आगे फिर जाएगी जहां तक सॉफ्ट रॉक है, जहां तक काट रही है। ये प्रोसेस है, ओवर द 1000 ईयर जो है ये प्रोसेस डेवलप हुआ है, धीरे धीरे करके नदी ने बहना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि इसका हमेशा से रूट यही था। कई बार रिवर अपना पाथ भी चेंज करती है, और पहाड़ों में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि नदी अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है, क्योंकि जब फ्लो ज्यादा होता है कई बार पहाड़ को काट भी देती है या तोड़ भी देती है, तो किसी दूसरी डायरेक्शन में बहना शुरू कर देगी। मान लीजिए नदी बह रही थी, उसके रास्ते में कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया, वैली छोटी है क्योंकि उसकी, पत्थर आकर गिर गया बीच में, तो रास्ता ब्लॉक हो गया रिवर का। अब वो उस रास्ते से नहीं बह सकती, तो किसी और रास्ते से बहना स्टार्ट करेगी। पानी रुकेगा नहीं, बहेगा ही है, चाहे जहां मर्जी से बहे। ठीक है। तो इस तरह का मेंडरिंग जो पाथ है वो हमें मैच्योर स्टेज में देखने को मिलता है। और इसी मेंडरिंग से जो आपका ऑक्सबो है वो भी रिलेट करता है। ऑक्सबो क्या होता है? ये जैसे नदी यहां से बह रही है, मान लीजिए ये उसका रास्ता है, नदी के पानी का फ्लो ये है, यहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, उसके बाद यहाँ बजेगा, इसी तरह से जाएगा ना पानी। ठीक है। होता क्या है कि जिस साल में या फिर जिस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और नदी के अंदर पानी का फ्लो बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है, तो ये जो किनारा है ना वो इसको ज्यादा इरोड करती है, इधर वाले हिस्से को ज्यादा जोर से पानी आगे बजेगा यहाँ पे। ठीक है। और ये जो ये वाला किनारा था, इसको काट देगी रिवर, इस वाले हिस्से को काट देगी, और इसके बाद एक नया जो है किनारा बनाना शुरू करेगी। दिख नहीं रहा है? अभी दिख रहा है? यहाँ पे किनारा आएगा, उसके बाद यहाँ पे किनारा आएगा, फिर आगे किनारा आएगा, मूवमेंट जो है आगे आगे होती रहेगी। अब ये हुआ तब आपका जिस टाइम पे बारिश का पानी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था हमें। ठीक है। चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे आके बजा। ठीक है। इस किनारे को इरोड करती रहेगी। ओवर द पीरियड क्या होगा ना, ये जो ये वाला था, ये आपका बहुत ज्यादा किनारा जो है वाइड हो जाएगा और इधर से नदी बहना शुरू करेगी। ठीक है। अब ये जो किनारा था, नदी ने इस इतने हिस्से को यहाँ से काट दिया, यहाँ से अंदर से बहना शुरू किया,
यूं किया और यहाँ से एग्जिट है नदी की, यहाँ को बाहर आई। पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मैं आपको साथ में समझा देता हूँ। हो गया। रिवर का ये पाथ था, जब नदी में पानी ज्यादा हुआ तो वो अपने किनारों को ज्यादा काटेगी। ठीक है, जब काटेगी तो किनारे के इस किनारे को ज्यादा और वाइड करती रहेगी। बट जब नदी का पानी कम हो गया, स्लोप कम हो गया, या फिर जो फ्लो है वो कम होगा, तो अब क्या होगा, क्या उसके अंदर इरोजनल जो पावर थी पहले जितनी, वो अब तक रहेगी? तो अब क्या करेगी, वो इरोजन के बजाय डिपोजिशन करेगी ना। दैट मीन्स जिस रास्ते से वो पहले यहाँ से अंदर जा रही थी, अब यहाँ पे वो मिट्टी है उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, जहां से उसने एंट्री ली थी या फिर जितना वो किनारे को वाइड कर रही थी, तो यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे पूरी डिपोजिशन हो जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी डिपोजिशन हो जाएगी। हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये टोटली बंद हो जाए दोनों, एंट्री और एग्जिट। हो सकता है कि सिर्फ एंट्री बंद हो, एग्जिट बंद ना हो। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे डिपोजिशन होगी, तो मतलब नदी को अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो नदी फिर अगेन अपने पुराने रास्ते पे बहना शुरू कर देगी, जिस रास्ते से वो पहले बह रही थी। ठीक है। उसके बाद जब डिपोजिशन यहाँ पे होगी, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये हमें नदी से अलग ही नजर आएगा। ठीक है। और क्योंकि ये जो शेप है, ये आपकी कैसी नजर आ रही है आपको, अगर इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, दैट्स वाई ऑक्सबो लेक। देखो, यहाँ पे जो नदी का रास्ता था ना, वो पहले नॉर्मल यूं ही था। ठीक है, यहाँ से नदी जा रही थी, उसके बाद नदी ने जो है ब्रॉड रास्ता लेना स्टार्ट किया, क्योंकि बाद में फ्लो कम हो गया, तो ये वाला जो रास्ता था, ये वाला रास्ता जो है वो आपका बंद हो जाएगा यहाँ से, और मतलब एंट्री बंद होगी, मान लो यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर पीछे वाला, ये अलग रह जाएगा। मेन जो नदी है वो यहाँ से डायरेक्टली इसको तोड़ के बहना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये आपका जो सेपरेट रह जाएगा वो ऑक्सबो लेक, जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, ये भी आपका ऑक्सबो लेक है। नदी जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते से जाएगी। जिस सीजन में या जब बारिश ज्यादा होगी तो नदी अपने किनारों को ज्यादा काटेगी, और जब वो ज्यादा काटेगी तो वो उसको चौड़ा करती रहेगी। बाद में जब नदी का पानी कम हो गया, तो वो जहां से चौड़ा जिसको कर रही थी ना रास्ते को, वहां पे डिपोजिशन करेगी। तो जो डिपोजिशन करेगी तो वो रास्ता बंद हो जाएगा जहां से बहने बह रही थी जब ज्यादा पानी था, तो फिर अपने नॉर्मल पाथ पे आ जाएगी। तो डिपोजिशन होगी, मतलब वो जो हिस्सा था वहां पे पानी तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं पानी खत्म हो जाएगा, पानी तो होगा वहां पे। तो वो हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा मेन रिवर से, क्योंकि यहाँ डिपोजिशन होगी, तो बंद हो गया रद्दी का रास्ता, तो वो हिस्सा अलग, इधर वाला अलग। जो ये अलग रह गया इसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। लेक इसलिए क्योंकि वहां पे पानी है। ड्रॉ कर ली ना ये पिक्चर? नहीं? बढ़िया। आपने? क्यों? कर लिए? कहाँ है? कर लेंगे कब? क्यों, क्लास में ड्रॉ हो तो रही है। आपकी ग्रेजुएशन हो गई है? कहाँ पे? मुंगेरिया? कौन सी स्ट्रीम में? इंग्लिश में? पहले ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए? तो फिर बीए में क्यों शिफ्ट किया? वैसे ही? अच्छा, बढ़िया है, करो करो पीएचडी। ठीक है, तो ये मैच्योर स्टेज का पता लग गया कौन कौन सी चीजें बन रही है। अब लास्ट जो आएगा आपका ओल्ड स्टेज आएगा। ये पता है, आपका जो लेक्चर था ना, ये इतना लंबा था नहीं जितना आपने बनवा दिया है।
देखो, जो ओल्ड स्टेज है इसमें भी आपको ऑक्सबो लेक देखने को मिल सकती है, इसमें आपको डेल्टा देखने को मिल सकता है, इसमें आपको एस्चुरीज भी देखने को मिल सकती है, इसमें आपको फ्लड प्लेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, बताएंगे। एस्चुरीज। शांत शांत, याद रखिए आप क्लास में बैठे हैं। यस। हम्म। बताएंगे। ऑक्सबो लेक आपको पता लग गया, ठीक है, ये लिख लिया ना आपने सारा। अब देखिए, डेल्टा सिंपली क्या होता है, ये आपको प्लेन एरिया में नजर आएगा। नॉर्मली आपकी रिवर यूं बह रही है ना, ठीक है, उसके बाद प्लेन एरिया में क्या होगा, मतलब ओल्ड स्टेज में क्या होगा, ये रिवर अगेन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो क्या, ऐसा क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, जब पहाड़ से नदी निकली है ना, तो क्योंकि स्लोप उस पर्टिकुलर जगह पे है, दैट मीन्स सारी जगह से नदी वहां पे आके मिल रही है, ठीक है, सारी तरफ से नाले उनका पानी वहां पे आके मिल रहा है, और स्लोप भी बड़ा स्टीप है। जब इसी स्लोप को आप बिल्कुल जेंटल कर दोगे, तो क्या लगता है पानी एक ही डायरेक्शन में बहेगा। जैसे ये रूम हो गया, इसमें मैंने बोला कि बकेट से पानी फेंकेंगे, तो अगर तो ये रूम बहुत ही ज्यादा टेढ़ा होता, मतलब बहुत ज्यादा स्टीप होता, तो पानी एक डायरेक्शन में जाता। बट अब क्योंकि ये लगभग प्लेन ही है, तो जब इसमें पानी फेंकेंगे तो पानी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, है ना। और ये भी डिपेंड करता है कि पानी कितना है, ठीक है। तो ये जो आपका ओल्ड स्टेज आ जाएगी यहाँ पर, इसमें क्या होगा, जो स्लोप है वो बिल्कुल ही जेंटल हो जाएगा, और बिल्कुल जेंटल होने की वजह से ये पानी जो पहले एक स्ट्रीम में बह रहा था, अब ये अलग अलग चैनल्स में बहना शुरू कर देगा। ऐसा होगा, इसका प्रैक्टिकल भी घर में करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो अलग अलग चैनल में बह रहा है, और ये कहाँ पे होगा, ओशन के पास होगा, जहां पे रिवर जो होगी बिल्कुल ओशन में मिलने वाली होगी, समुद्र में मिलने वाली होगी, वहां पर आपको ये नजर आएगा, ठीक है। इंडिया में इसका एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। इसका एक और एग्जाम्पल है बर्ड फुट डेल्टा का, मतलब सिंपली उसको बर्ड फुट डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा पक्षी का पैर होता है ना, वैसा पैर है, और ये मिसिसिपी रिवर में देखने को मिलता है, यूएसए, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। काफी बड़ा एरिया, ऐसे छोटा सा नहीं है। मैं दिखाता हूँ। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन इसलिए कहा जाता है, वहां पे एक पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है, इसकी वजह से। हाँ जी। वन क्यों रखा है, वन, शब्द वन, वन तो जंगल होता है। यस, पेड़ है वहां पे। देखो, ये है आपका डेल्टा, पीछे जो रिवर थी वो यहाँ पे शो नहीं हुई है, ठीक है, जो मेन रिवर आ रही थी, बट वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं से भी आ रही हो। ये तो समुद्र है, यहाँ से थोड़ा ना ऊपर जाएगा पानी। तो ऊपर से रिवर आ रही है आपकी, वो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड होगी, उसके बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। हाँ, वेटलैंड भी है, ठीक है। दिस इज योर डेल्टा, जो कि हमें देखने को मिलता है ओल्ड स्टेज में। इसके अलावा एस्चुरीज लिखवाया हमने आपको, एस्चुरीज डेल्टा का अपोजिट होता है, ठीक है। एस्चुरीज इन द सेंस कि जैसे डेल्टा में एक रिवर आ रही है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है,
ये डेल्टा हो गया। एस्चुरीज में क्या होगा, रिवर अलग अलग जगह से आएगी और वो आपको एक पार्ट में मिलके गिरती हुई दिखेगी। अलग अलग रिवर्स आ रही हैं, एक जगह पे आके मिलेगी और फिर वहां पे जाके वो ओशन में गिरेगी, यहाँ आपका समुद्र आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये इज इट पॉसिबल? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। ऐसा होगा? ऐसा होता है, ठीक है। नेचर में सब कुछ होता है, वेस्टर्न घाट में ऐसा होता है। इंडिया का क्या एग्जांपल लेंगे, वेस्टर्न घाट ना बहुत ही नजदीक है समुद्र के। मतलब अगर आप यूरोप में कोई बढ़िया सी जगह देखोगे, एक्चुअली में क्या है ना, यूरोप में बहुत सारी जगहें आपको ऐसी मिल जाएगी जहां पे ग्लेशियर वाले पहाड़, मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ डायरेक्टली समुद्र में मिल रहे हैं। डायरेक्टली समुद्र ही है। इंडिया में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि बर्फ यहाँ पड़ रही है, समुद्र बहुत दूर है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि पहाड़ और समुद्र इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, बट होते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, बट वहां पे बर्फ बर्फ नहीं पड़ती, वो बात अलग है। वो बिल्कुल समुद्र के नजदीक है। तो पहाड़ है, पहाड़ों से नदियां निकल रही है, जैसे हमने यंग स्टेज में बनाई थी, वो नदियां निकल रही है और आगे समुद्र है, तो स्लोप जो है उस साइड को जा रही है, इकट्ठी होती है और आगे जाके सीधे समुद्र में गिर जाती है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें वहां पे देखने को मिलता है, एस्चुरीज। उनकी मैच्योर स्टेज नहीं आएगी, वो तो उनका टाइम ही नहीं है उनके पास इतना, मतलब मैच्योर स्टेज नहीं आएगी। उनका कहाँ से आएगी, वो पहाड़ से निकली और सीधे समुद्र में गिर गई। ठीक है, और क्या लिखा है मैंने आपको? फ्लड प्लेन सिंपल है। प्लेन एरिया में जो किनारे होते हैं ना, उनकी हाइट नहीं होती है। ठीक है, एक लेवीज भी होता है, वो भी लिख लेना। प्लेन एरिया में क्या होता है कि जो पानी है, रिवर का पानी जो है, क्योंकि उसके पास अब इरोजनल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी लास्ट स्टेज में, ओल्ड स्टेज में बिल्कुल इरोजनल एक्टिविटी बिल्कुल टोटली खत्म, सिर्फ डिपोजिशन है। तो जो उसका गहराई थी ना, उसको भी वो डिपॉजिट कर करके भरता जा रहा है। अब डिपोजिशन कंटिन्यूसली नीचे चलता रहेगा, दैट मीन्स पानी ऊपर ऊपर उठता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पानी का जो, नदी का जो किनारा है उससे बाहर वो बहना शुरू करेगा, है ना। तो वो जो बाहर बहेगा वो कब होएगा, वो तब होएगा जिस टाइम पे बारिश होती है। नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, बट जब बारिश का सीजन है उस टाइम पे पानी ज्यादा हो जाएगा। अब जो किनारा है वो गहरा नहीं है, तो वो पानी जो क्या है कहीं तो जाएगा, तो वो बाहर की तरफ बहना शुरू करता है। तो जहां वो जिस जिस हिस्से में जाएगा उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स इसलिए प्लेन एरिया है, और फ्लड आता है बारिश के सीजन में, दैट्स व्हाई फ्लड प्लेन्स उसे कहा जाता है। पिक्चर देखेंगे? नहीं, फिर ठीक है। ये लेवीज क्या होता है ना, इसकी पिक्चर देखनी आपको जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है। रिवर के किनारे पे यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिपोजिशन होती है, मतलब नदी क्या कर रही है ना ओल्ड स्टेज में, यहाँ तो डिपॉजिट कर रही है, धीरे धीरे करके करती जा रही है, ऊपर 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 उठाती जाएगी। जब कभी आपका फ्लड मतलब बारिश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा आता है, तो वो जो डिपोजिशन है नदी यहाँ पे किनारों में भी कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवीज। ये होते हैं, हाँ यहाँ पे भी डिपोजिशन चल रही है, यहाँ पे भी कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी है वो डिपोजिट हो रहे हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। तो नदी का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता जा रहा है। जिस टाइम पे फ्लड आएंगे उस टाइम पे क्या होगा, नदी यहाँ से बहेगी, मतलब इस पूरे हिस्से से बहेगी, तो जो डिपोजिशन है वो किनारों पे भी देखने को मिलेगी। ये आप लोगों ने देखा होगा, प्लेन एरिया में रह रहे हो, आपने देखा होगा। पिक्चर में मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा देखा है? ये देखो नदी बह रही है, ये नदी दिख रही है, ये नदी के किनारे ये बना, यहाँ पे तो चलो रोड है, आप एक मिनट के लिए इसे इग्नोर करो कि रोड नहीं है यहाँ पे। तो ये जो साथ में उठा हुआ हिस्सा नहीं है जहाँ पे घास लगा हुआ, ये पूरा हिस्सा होता है ऊपर नदी के किनारों पे बना हुआ, और ये नदी ने खुद ही बनाया होता है, सामान डिपॉजिट कर करके। इसी को लेवीज बोलते हैं। ये किनारा नहीं है, किनारे से ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इसको लेवीज कहा जाता है। और ये जब भी नदी के अंदर पानी ज्यादा आता है, उस सीजन में मिट्टी लेके आती है, तो वहां पे डिपॉजिट कर देती है। उसके बाद जब पानी कम हो जाएगा, जब तो पानी ज्यादा है तो नदी यहाँ तक बह रही है, ठीक है, तो उसने डिपॉजिट किया, जब पानी कम हो जाएगा तो नदी नीचे चली जाएगी और साइड में हमें ऊंचा सा हिस्सा नजर आएगा,
इसको नेचुरल एम्बैंकमेंट भी बोला जाता है। एम्बैंकमेंट मतलब सिंपली किनारा जो नेचर ने बना रखा है। EMBANKET। यस। एक रह गया आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज का अपोजिट। मतलब एक नदी है, उसकी फॉर्मेशन में जब ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो एज अ सहायक नदी काम कर रही है उसकी फॉर्मेशन में। डिस्ट्रीब्यूटरीज जब नदी प्लेन एरिया में बिल्कुल पहुंचती है तो वहां पर उससे बहुत सारी अलग अलग नदियां निकलती है। मेन रिवर से अलग अलग बहुत सारी नदियां निकलेगी। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी, उसका साथ देने के लिए आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो उससे अलग हो रही है। हाँ। डेल्टा आपका जब डेल्टा, हाँ डेल्टा ही होगा ये, बट डेल्टा जो होता है वो ओशन के पास बनता है, कोस्टल एरिया में। जरूरी नहीं है कि ये जो चीज है ये आपकी कोस्टल एरिया में बने। ये प्लेन एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी, समुद्र से बहुत दूर होगी जब। ठीक है। चलो, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। So which kind of erosion is dominant in the young rivers? यंग में आपका वर्टिकल इरोजन डोमिनेट करेगा। मिडिल में आपका लेटरल इरोजन डोमिनेट करेगा। और जब आपका ओल्ड स्टेज आएगी तो वहां पे कोई भी इरोजन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ डिपोजिशन होगा। नो इरोजन। ओके। ठीक है, हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।